नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों पे कहर बनकर टूट रही है। कल 3 आतंकियों को, लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर किया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऑपरेशन क्लीन आउट। दूसरी बड़ी अपडेट, बाहर आपको बता दें, पाकिस्तान की नई खतरनाक साजिश। दोस्तों, सीमा पर मोर्टार फेंक रहा है खुले में, नीचे से खुले में फेंक रहा है। मोर्टार फटने से एक फायरिंग रेंज शहीद। बेहद दुखद खबर निकल के आ रही है। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, दोस्तों, बेलारूस में गश्त कर रहे हैं रूसी बॉम्बर। युद्ध की आशंका हुई तेज, यूक्रेन ने दुनिया से मांगी मदद। चौथी बड़ी अपडेट, सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने पीएम मोदी से मांगी मदद। 3 घंटे के भीतर पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल चाल। तो एक एक करके आपको बताएंगे। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट, गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर स्वदेशी युद्धपोत मोरमुगुआओं का हुआ ट्रायल, अगले साल भारतीय नौसेना में होगा शामिल। जानेंगे कितना खतरनाक और चाइना समुद्र में कैसे डर रहा है इसके आने से। तो एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, श्रीलंका ने की हिमाकत, भारत के 43 मछुआरों को किया गिरफ्तार। भारत सरकार ने दी चेतावनी, वो हम आपको बताएंगे। अफगानिस्तान में काबुल में वेतन न मिलने पर सड़कों पर उतर गए हैं कर्मचारी, यानी किसी भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहा है अफगानिस्तान में। लोग काम करने से भी कर दिया इनकार, हालत बेहद खराब हो चुकी है। तो एक एक करके बताएंगे। जहाँ पे इस्लामिक देशों की कल पाकिस्तान में बैठक हुई है, जिसमें भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है इमरान खान, वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक एक खबरें विस्तार से बताएंगे। गोवा में पीएम मोदी ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। लश्कर ए तैयबा से था संबंध, आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही है इंडियन आर्मी। जम्मू कश्मीर में हो रहा है सफाया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हरवान इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्लाह को मार गिराया है। पुलिस ने बताया है कि मारे गए आतंकियों का संबंध लश्कर ए तैयबा से था। उसने 2016 में बांदीपोरा सेक्टर में घुसपैठ की थी और पाकिस्तान में स्थित LAT कमांडरों के निर्देश पर आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए श्रीनगर में चोरी छुपे रह रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने हरवान इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू करने के बाद यह सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में बदल गया। अधिकारी ने बताया है कि मुठभेड़ में पाकिस्तान के रहने वाले इस आतंकवादी को मार गिराया गया है। कश्मीर में पुलिस महानिरीक्षक IG विजय कुमार ने ट्विटर पर बताया है कि मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तान के कराची रहने वाले सैफुल्लाह उर्फ शहबाज के रूप में हुई है। तो आप समझिए दोस्तों, आतंकियों पर कहर बनकर, आपको बता दें इसके साथ ही 2 और आतंकियों को पिछले 24 घंटे में ढेर किया, यानी 3 आतंकियों को कुल मिलाकर ढेर कर दिया गया है। और सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस को भी एक्स्ट्रा छूट मिल गई है और खास करके पुलिस अधिकारी जवान हैं, उनको अब बिना सिक्योरिटी कहीं जाने नहीं, यानी 2 लोग जाएंगे, हथियार लेके जाएंगे, बिना हथियार अकेले कहीं जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान की नई खतरनाक साजिश LOC पे। जी हाँ, आपको बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की नापाक साजिश, खुले में मोर्टार फेंक रहा है पाकिस्तान, जिसके कहीं ना कहीं तरीके से मोर्टार फट रहे हैं और इस वजह से एक BSF जवान भी शहीद हुआ। दोस्तों, दरअसल झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले सेना के जवान जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से शहीद हो गए हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भारतीय सेना के किश्तगढ़ फील्ड रेंजिंग फेट में मोर्टार का गोला फट गया है और ये शहीद हो गया। शहादत की खबर मिलते ही परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जो है पाकिस्तान के आतंकी या पाकिस्तान की सेना ही कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग तरीके से ही काम कर रही है। यही कारण है कि आतंकियों और पाकिस्तान की सेना में अब जो है वो कहीं ना कहीं दोनों एक ही काम हो चुका है और सेना को टारगेट कर रहे हैं मोर्टार और IED के जरिए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बेलारूस, जी हाँ, रूसी परमाणु बॉम्बर्स बेलारूस के ऊपर मंडराने लगे हैं। बेलारूस ने दुनिया से मांगी मदद। दोस्तों, यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपने दोस्त बेलारूस में गश्त करने के लिए परमाणु बॉम्बर्स को भेज दिया है। यानी बेलारूस और यूक्रेन के बीच टकराहट बढ़ गई है और रूस की खास करके परमाणु बम यूक्रेन के ऊपर मंडरा रहे हैं। Tu-20 M3 लंबी दूरी पर तक परमाणु हमला करने में सक्षम रणनीतिक बम वर्षक विमान है और यूक्रेन के उत्तरी सीमा पर परमाणु बम्बर्स की तैनाती से रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। नाटो ने आरोप लगाया है कि
इस तैनाती का असली मकसद बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी करना है। बेलारूस के दक्षिणी में यूक्रेन और पश्चिमी में पोलैंड है और इन देशों के साथ रूस और बेलारूस के संबंध बहुत खराब है। हाल ही में बेलारूस और पोलैंड लिथुआना के बीच प्रवासी संकट को लेकर भी तनाव बढ़ गया था। तो दोस्तों, यूक्रेन पर युद्ध का बादल जो है वो तेजी के साथ मंडराने लगा है। एक और अपडेट, सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने मांगी पीएम मोदी से मदद। 3 घंटे के भीतर पीएम मोदी ने किया फ़ोन। दोस्तों, साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के नायकों में एक रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा शनिवार को उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने ट्विटर के जरिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते उनका आभार व्यक्त किया था। दरअसल हुड्डा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे ब्रेस्ट कैंसर की नई दवा को भारत में मंजूरी देने की मांग की थी। आपको बता दें कि हुड्डा की बहन सुषमा हुड्डा कैंसर से पीड़ित हैं और इसलिए उन्होंने पीएम मोदी को दवा के बारे में लिखा था। और हुड्डा की इस अपील के 3 घंटे के भीतर पीएम मोदी ने उन्हें फ़ोन करके न केवल कुशलक्षेम पूछा बल्कि उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का वायदा भी किया। इस पर DS हुड्डा ने पीएम मोदी को थैंक यू बोलते हुए लिखा था कि पीएम मोदी का फ़ोन आने पर विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीएम ने मुझे भरोसा दिलाया है कि इस मामले पर विचार किया जाएगा। दरअसल सुषमा हुड्डा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे कैंसर की नई दवा को भारत में मंजूरी देने की मांग की थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर स्वदेशी युद्धपोत गोर मुगाओ का हुआ ट्रायल अगले साल भारतीय नौसेना में होगा शामिल। इसके आने के बाद बदल जाएगी समुद्री ताकत। दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना को स्वदेशी, जी हाँ, दूसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत मोर मुगाओ को रविवार को समुद्र में पहली बार ट्रायल के लिए उतार दिया गया। इस स्वदेशी युद्धपोत को साल 2022 के मध्य में नौसेना को सौंपा जाएगा। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माघवाल ने कहा है कि आज देश गोवा के पुर्तगाली शासन से आज़ादी के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और शायद इस युद्धपोत को समुद्र में उतारने के लिए 19 दिसंबर सबसे सही तरीका है। दोस्तों, आपको बता दें आने वाले समय में जो है वो 2022 के मध्य में नौसेना को सौंप दिया जाएगा। लेकिन नौसेना को सौंपने के बाद जो ताकत बढ़ेगी वो अपने आप में चाइना और पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगा। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, गोवा लिबरेशन डे पर 600 करोड़ की सौगात, पीएम मोदी बोले कम वक्त में गोवा ने लंबी दूरी तय कर ली। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर गोवा के पणजी पहुंचे। यहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फिलहाल गोवा की धरती को, गोवा की हवा को, गोवा के समंदर को, गोवा के प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला हुआ है और आज सभी का, गोवा के लोगों का ये गोवा ये जोश गोवा की हवाओं में मुक्ति के गौरव की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने आज संघर्ष और बलिदान की गाथा भी है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान काबुल में वेतन न मिलने पर सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरे। दोस्तों, अफगानिस्तान में हालत बेहद ख़राब हो चुके हैं। अफगानिस्तान में हालात ऐसे बन चुके हैं कि आज जो है वो राजधानी काबुल में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं कि भैया पैसा दे दो, पूरी तरीके से कि उनके जो तनख्वाह है वो रोक दिया है। तालिबानियों ने कहा है कि पहले काम के बाद तालिबानियों ने उनके पेमेंट जब से सत्ता में आए हैं तभी से ही रोक रखा है। ऐसे में अब कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग अब काम भी करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में हर तरीके से चौपट हो रही है अर्थव्यवस्था तालिबान के आने के बाद। अगली अपडेट, इस्लामिक देश OIC के 57 मुस्लिम देशों का बैठक हुई पाकिस्तान में, जिसमें अमेरिका निशाना रहा। इमरान खान अफगानिस्तान की मदद करना धार्मिक कर्तव्य बताया और इसे एक इस्लाम से जोड़ा। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के साथ दुनिया की बड़ी चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को फ़ौरन दुनिया ने मदद नहीं दी तो अफगानिस्तान की समस्या इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया कहीं न कहीं सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को वैश्विक समुदाय के लिए स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान संभावित रूप से दुनिया में सबसे बड़ा मानव निर्मित संकट बन सकता है अगर दुनिया की तरफ से अभी अफगानिस्तान को संभालने की कोशिश नहीं की गई तो। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका जहाँ जहाँ निशाने पर रहा तो भारत को भी निशाने पर लिया। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि जहाँ पर मध्य एशियाई देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए जताया समर्थन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है दोस्तों। दरअसल तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता में शामिल हुए देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और इसमें कहा गया है कि मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन को दोहराया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के जारी अस्थायी कार्यकाल का भी स्वागत किया। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रुसलान और कजाकिस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तिलवर्दी ने बैठक में इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इसके साथ ही विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद के रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। लेकिन सबसे बड़ी बात रही है इस बैठक में कि मध्य एशियाई देशों ने यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्य के लिए समर्थन जताया है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है और कहा है कि यूएन में जो है भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान में मिला 2300 साल पुराना मंदिर, खुदाई में सिक्के, अंगूठियाँ और बर्तन समेत 27 बेशकीमती चीज़ें निकली हैं। जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान हमारे पूर्वजों के मंदिरों और भगवान के मंदिरों से ही अब कहीं ना कहीं अपना घर भरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान और इतालवी पुरातत्ववादियों ने एक संयुक्त दल ने बौद्ध काल के 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। इसके साथ ही कुछ अन्य बेशकीमती लाला कलाकृतियाँ भी खुदाई में मिली हैं। ये मंदिर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में बारीकोट तहसील के बौद्ध काल में वजीरा शहर में मिला है और इस मंदिर को पाकिस्तान में बौद्ध काल का सबसे प्राचीन मंदिर बताया गया है। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान और इतालवी पुरातत्ववादियों ने अपने उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में एक ऐतिहासिक स्थल पर संयुक्त रूप से खुदाई करने के दौरान बौद्ध काल के 2300 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पे इराक के बेहद सुरक्षित ग्रीन जोन पर एक बार फिर से बड़ा हमला, दागे गए 2 रॉकेट। इलाके में मौजूद में अमेरिकी दूतावास। दोस्तों, अमेरिका इराक की राजधानी बगदाद के सुरक्षित ग्रीन जोन में 2 प्रत्युषा रॉकेट दागे गए हैं। यानी एक तरीके से अमेरिकी दूतावास जहाँ पे उसी इलाके में है, जोरदार तरीके से हमले हुए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, 90 देशों तक पहुंचा कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट। WHO की चेतावनी, 3 दिन में दोगुने हो रहे हैं मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट अब 79 देशों में पहुंच गया है। संगठन ने बताया है कि इन जगहों पर डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है, जहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्तर अधिक है। 1.5 से 3 दिन में ओमिक्रॉन के मामले दोगुने हो रहे हैं। WHO के इस बयान के बाद से दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने शुक्रवार को ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा आंकड़े को देखते हुए आशंका है कि ओमिक्रॉन उन जगहों पर डेल्टा की जगह ले लेगा जहाँ सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैल रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 16 दिसंबर तक ओमिक्रॉन का पता लगभग 89 देशों में पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर है। कोरोना को लेकर भाई अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जो कोरोना का वेरिएंट है ये इस तरह ओमिक्रॉन वो कहीं ना कहीं दोनों डोज लेने के बाद भी अटैक कर रहा है। तो अब आप अलर्ट हो जाइए, वरना अटैक आप पर भी करेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, केरला में भाजपा नेताओं की हो रही है हत्या। बीजेपी चीफ JP नड्डा ने दी चेतावनी, बोले अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, इसको तत्काल रोको। दरअसल केरला में भारतीय जनता पार्टी के तो वैसे भी नेता नहीं है, जो कुछ नेता बचे खुचे हैं उन पर भी इस्लामिक संगठन, कट्टर संगठन, वहाँ के PFI समेत तमाम जो आतंकी संगठन हैं वो सारे के सारे जो है वो हमले कर रहे हैं। अब बीजेपी के 2 और नेता जो है वो
कहीं न कहीं मारे गए हैं। 2 और बीजेपी नेताओं की हत्या की गई है। इसको लेकर जेपी नड्डा ने कहा है कि कायराना हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या के मामले में बीजेपी चीफ ने कहा है कि ये सारी चीज़ें कायराना हैं और धारा 144 लागू कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें, हालत बेहद ख़राब हो गई है। कट्टरपंथी द्वारा बीजेपी लीडर रणजीत श्रीनिवासन की हत्या करना निंदनीय बताया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब आप समझिए केरला में जो है हालत बेहद ख़राब है। भारतीय जनता सिर्फ भारत में बने सामान ही इस्तेमाल करेंगी। हमारी सेनाएं जल्द ही पूरी तरीके से भारतीय सेना में भी आत्मनिर्भरता और देशभक्ति होगी। और रक्षा मंत्री ने यूएस और रूस को दिया स्पष्ट संकेत। अब हम अमेरिका और रूस के भरोसे नहीं बैठेंगे, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक भी बनेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा है कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और अपने कई सहयोगी देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य मंच, प्लेटफॉर्म और उपकरण देश में निर्मित किए जाने हैं। क्षेत्रीय भू राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा है कि ईश्वर ने भारत को कुछ ऐसे पड़ोसी देश दिए हैं जो इसकी वृद्धि को देखकर रक्षा महसूस नहीं करते हैं, जो विभाजन से पैदा हुआ और भारत के विकास की चिंता में कमजोर होता जा रहा है। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। अमेरिका, रूस और फ्रांस सहित दुनिया के ज़्यादातर देश भारत के मित्र बताया है। एक और अपडेट, ईरान पर लगा बड़ा आरोप। अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के ठिकानों पर हमले के लिए चरमपंथियों को सौंप रहा चीन से खरीदे हुए ड्रोन। दोस्तों ईरान गुप्त रूप से चीन के किलर ड्रोन के पुर्जे खरीद रहा है। इसके बाद इन पुर्जों को तेहरान समर्थित मिलिशिया को सौंपा जा रहा है। इन्हें असेंबल करके पश्चिमी मुल्कों के ठिकाने पर हमला कर रहे हैं। एक रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है। और इन ड्रोन्स को मानव रहित हवाई वाहन के रूप में भी जाना जाता है। ये पायलटों द्वारा दूरी से कंट्रोल किए जाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की एक रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बल सीरिया, इराक, लेबनान और यमन को किलर ड्रोन का निर्यात करते हैं। माना जा रहा है कि हाल ही के सालों में मध्य पूर्व में घातक हमलों की एक पूरी सीरीज के पीछे इन ड्रोन्स का हाथ था। अगस्त में ओमान के तट पर मर्सल स्टील टैंकर पर भी हमला किया गया था। हाल ही में ब्रिटिश वायुसेना के एक फाइटर जेट ने एक संदिग्ध ईरान समर्थित मिलिशिया ड्रोन को भी मार गिराया है। इन ड्रोन ने दक्षिणी सीरिया में सैन्य गठबंधन को एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट। फ्रांस के रक्षा मंत्री का ऐलान, जरूरत पड़ने पर भारत को राफेल देने के लिए भी है तैयार। चीन के खिलाफ भारत लड़ने में पूरी तरीके से है सक्षम, जरूरत पड़ी तो हम भी साथ। फ्रांस की रक्षा मंत्री का बयान जो है चर्चा में है। ये तो हमने आपको कल ही बताया था कि फ्रांस कैसे भारत के समर्थन में आ खड़ा हुआ है, लेकिन चाइना को मिर्ची लग गई है। चाइना को मिर्ची ही नहीं लगी, बल्कि चाइना पूरी तरीके से तिलमिला और बौखलाया हुआ है। फ्रांस के इस स्टेटमेंट को भड़काऊ बताया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस जो है वो एशिया में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। एशिया में 2 सुपर पावर को आमने सामने भड़काने की कोशिश जो है वो कर रहा है। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने शुक्रवार को कहा है कि उनका देश भारत की जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। भारत प्रशांत एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक कराएंगे पुतिन। जी हाँ, रूस ने बड़े संकेत दे दिए हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रयासों से पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये बैठक हो सकती है। आपको बता दें, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठक कराएंगे और इसके संकेत जो है भी लगभग रूस ने दे दिए हैं। तो ऐसे में अब देखने की बात होती है इस बैठक में क्या होता है। एक और अपडेट, उत्तर कोरिया में लोगों के हंसने या खुश होने पर भी लगा बैन, नियम तोड़ा तो मिलेगी मौत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया अपने अजीब कायदे, कानून और फैसलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन ने जनता के हंसने पर बैन लगा दिया। दरअसल उत्तर कोरिया अपने पूर्व नेता किम जोंग इल की 10वीं बरसी मना रहा है और इसलिए 11वें दिन तक उत्तर कोरिया के नागरिकों को शोक मनाना होगा। इस दौरान वो न खुश रह सकते हैं और ना ही हंस सकते हैं। अगर कोई शराब पीता हुआ मिल गया तो वो सीधे मौत की सजा होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आतंक का गढ़ बन रहा पाकिस्तान, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सजा देने में इमरान खान फेल। यूएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान आतंकवाद का मुकाबला करने और जैश ए मोहम्मद के
संस्थापक मसूद अजहर और लश्कर तैयबा साजिद मीर जैसे 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड सहित आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में नाकामयाब रहा। एक नई रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। इस तरीके से पाकिस्तान आतंक का गढ़ बनता जा रहा है और इमरान खान सरकार के आतंक रोकने में फेल रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने बिना किसी देरी या भेदभाव के सभी आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता में बहुत ही सीमित प्रगति हासिल की हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूपी मिशन 2022 से पहले सक्रिय हुआ आरएसएस, हजारों लोगों के साथ गाया वंदे मातरम। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी। शनिवार को गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हजारों लोगों ने एक साथ सामूहिक वंदे मातरम का गायन और भारत माता की जय की आरती की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे राजेंद्र लहड़ी के भतीजे गीता लहड़ी उपस्थित रहे। गीता लहड़ी ने कहा है कि आज का कार्यक्रम उन बलिदानियों के प्रति वास्तव में एक बड़ा सम्मान है जिन बलिदानियों के कारण हम ये दिन देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 75 वर्ष पूरे हो गए आज़ादी के और उसी के दौरान आज ये अमृत महोत्सव मनाया गया है और देश भर में आरएसएस ने इन कार्यक्रमों को तमाम जिलों में किया है। तमाम जिलों में इस कार्यक्रम के करने के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों में जोरदार साथ देखा गया है और एक तरीके से एकजुट देश को करने